हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। तो लास्ट टाइम आपने देखा था कि हमने जो है वो जो हिस्ट्री का क्लास 11th का जो थर्ड चैप्टर है हमने वो करना स्टार्ट करा था। तो उसका हमने फर्स्ट पार्ट बना दिया था। तो आप इस वीडियो को देखने से पहले एक बार फर्स्ट पार्ट को ज़रूर देखिए, उसमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, और यहाँ से आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि ये वीडियो आपके एग्ज़ाम में आपको हेल्प कर सके। ठीक है, तो आगे चलिए, अब हम अपने टॉपिक को रिस्टार्ट करते हैं, अपने चैप्टर को। रोमन साम्राज्य का विस्तार। अगर आप देखते हैं, अगर कोई भी राज्य है या कोई भी एक साम्राज्य है या कोई भी सभ्यता है, उसका एक विस्तार होता है। विस्तार को आप कह सकते हैं, विस्तार का अर्थ होता है जो धीरे धीरे एक चीज़ डेवलप हो रही हो, धीरे धीरे उसका विस्तार हो रहा हो, बढ़ रहा हो। ठीक है, हमने कई बार अपने माता पिता को भी बोलते हुए सुना होगा, जो गांव के लोग होंगे, कि अब हमारे बच्चे का विस्तार हो रहा है, मतलब कि वो धीरे धीरे फैल रहा है। ठीक है, रोमन साम्राज्य का आर्थिक प्रतीकीय ढांचा काफ़ी मजबूत था। जो रोम साम्राज्य था वो आर्थिक रूप से बहुत अच्छा था। क्यों अच्छा था? क्योंकि वहाँ पे जो खाद्य पदार्थ थे जो वो उनके अच्छे थे। ठीक है, बंदरगाह, खाने खदाने, गेहूं के भट्टे, जैतून के तेल कणों में अधिक मात्रा में व्याप्त होता था। क्या था वहाँ पे? मैंने बताया आपके कि वहाँ पे मतलब जो खाने पीने का था, खेती बाड़ी थी, वो अच्छी थी। उससे क्या होता था, आपकी बंदरगाह नदियों में हो गए, खाने खदाने, गेहूं के भट्टे, जैतून के तेल, इसकी मात्रा अधिक थी। अक्सर उर्वरकता का क्षेत्र होना, क्या थी वहाँ? उर्वरकता अच्छी थी, मतलब खेती बाड़ी जो थी वो अच्छे से होती थी। सुसंगठित वाणिज्यिक व व्यवस्था और धन का व्यापक रूप से अर्थ। ठीक है, तेल द्रव्य की धुलाई कैंटरों में की जाती थी, उन्हें एम्फर कहा जाता था। स्पेन में जैतून का तेल ड्रग्स 20 नामक कैंटरों में लाया जाता था। ये आप याद रखिएगा कि जो जैतून का तेल था वो जिन कैंटरों में लाया जाता था वो कौन से थे? ड्रग्स 20। ठीक है, अब देखते हैं रोम साम्राज्य में नौकेबंदी। ठीक है, आगे देखते हैं। दास्ता की मजबूत नींव संपूर्ण रोम साम्राज्य में फोटो हुई। ठीक है, इटली की जनसंख्या जो थी वो 75 लैक्स 30 लैक्स दस्तों की संख्या थी। मतलब कि इतने 75 से लेके लाख से 30 लाख तक थी। ठीक है, दासों को निवेश का अधिकार प्राप्त था, मतलब कि अगर आप अपना एक टाइम पीरियड पूरा कर लेते हैं तो वो निवेश कर सकते हैं। ऊंचे वर्ग के लिए लोगों द्वारा नागालैंड एवं दासों से राष्ट्रपूर्ण व्यवहार किया जाता था। ठीक है, ऊंचे वर्गों के जो लोग थे उनके द्वारा जो नागालैंड के एंड जो दास थे उनके साथ राष्ट्रपूर्ण व्यवहार किया जाता था। ग्रामीण लोग क्षतिग्रस्त से ट्रैक्टर रहे थे। दासों के प्रति व्यवहार सहानुभूति पर नहीं बल्कि हिसाब किताब पर आधारित था। ये नहीं था कि आप उन पर सहानुभूति के हिसाब से आप उनके साथ व्यवहार करो। वहाँ पे क्या था? मतलब एक हिसाब किताब से बात होती थी। रोम साम्राज्य में सामाजिक श्रेणी, जो रोम साम्राज्य था उसमें सामाजिक श्रेणी कैसी थी? ठीक है, आरंभिक राज्य सेंटर अश्वरोही जनता का सॉरी गाइस, जनता का प्रतिष्ठित वर्ग, फूढ़ाना निम्न वर्ग और दास, ये आपके मौके थे। वहाँ पे आपके लोग थे, सेंटर थे, अश्वरोही थे, जनता का प्रतिष्ठित एक वर्ग था। ठीक है, और निम्न वर्ग और दास थे। वहाँ पे रोम साम्राज्य में सामाजिक श्रेणी वही सेम है, वही ये लोग थे। पर्वी काल, गांव वर्ग, मध्य वर्ग और निम्न वर्ग, इनमें आपका ये डिवाइड था। अगर आपको इस चीज़ को करना है एग्ज़ाम में अगर आए
तो आप इसका मैंने लास्ट टाइम में आपको वीडियो में एक ना डायग्राम बनाना सिखाया था। आप उस तरीके के डायग्राम अगर बनाएंगे तो वो आपके लिए एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेंगे। लूट और लूट खसोरा, ठीक है। रोम साम्राज्य में पूर्व काल की विशेषता, कि वहाँ की क्या विशेषता थी जो आज हम उस साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो रोमवासी बहुदेव्यवादी थे। बहुदेव्यवादी का मतलब है कि उनके कई सारे अलग अलग देवता थे। जैसे आज के टाइम में आप देख सकते हो कि हिंदू के अलग भगवान है, मुस्लिम अलग भगवान है, और जो वो ईसाई हैं उनके अलग हैं। इस तरीके से क्या था, वहाँ पे उस टाइम पे बहुदेव्यवाद था। लोग बृहस्पति, जूनो, मिनवर और मॉर्सन जैसी देवी देवताओं की पूजा करते थे। तो ये आप नाम याद कर लीजिए देवताओं के, मेरे साथ एक बार रिपीट कीजिए। जो लोग थे वो बहुदेव्यवाद थे, और वो क्या थे, बृहस्पति, जूनो, मिनमार्वा और मोर्सा जैसे देवी देवताओं की पूजा करते थे। यहूदी धर्म रोम साम्राज्य का एक अन्य बड़ा धर्म था। अगर हम रोम साम्राज्य का, अगर आपके में एमसीक्यूज आएंगे या एक नंबर में अगर आप ये वर्ड लिखते हैं और इसके नीचे अंडरलाइन कर लेते हैं, तो डायरेक्ट जो टीचर्स हैं जो आपकी कॉपीज़ चेक करेंगे उनकी डायरेक्ट नज़र यहीं जाएगी। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो यहूदी धर्म था वो रोम साम्राज्य का एक क्या था, बड़ा धर्म था, ठीक है। सम्राट डायोक्लेशियन द्वारा सीमा पर किला बनवाना, ठीक है। साम्राज्य के पश्चिमी भाग में उत्तर से आने वाले व्यापार, गोद, बैंडल और लोम्बार्ड आदि ने बड़े प्रांतों पर कब्जा करके रोम स्टेट्स राज्य की स्थापना की। ये आपके लिए मस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो रोम साम्राज्य का जो पश्चिमी भाग था उसके उत्तर से आने वाले जो व्यापार थे, जैसे गोद, बैंडल और लोम्बार्डाई आदि ने बड़े प्रांतों पर कब्जा करके, इन लोगों ने क्या था, जो बड़े बड़े प्रांत थे, मैंने आपको लास्ट वीडियो में प्रांत का बताया है क्या होते हैं, जो एक प्रांत बन जाता है। जैसे एक कुछ लोग मिलके एक अपना एक प्रांत बना लेते हैं, ठीक है, जैसे आज के टाइम पे सब स्टेट्स होती हैं उसी तरीके से। तो उनको कब्जा करके उसका क्या बना दिया था, रोम स्टेट्स बना दिया था। प्रांतों का पुनर्निर्माण करना, उन्होंने क्या करा था, प्रांतों को कब्जा करके उनको पूर्ण निर्माण भी किया था, ठीक है। सैनिक और असैनिक श्रमिकों को अलग करना, मतलब एक सैनिक है उन्हें अलग कर दिया, एक जो असैनिक है उन्हें अलग कर दिया, और श्रमिकों को अलग कर दिया। आप इस चीज़ को एक ही तरीके से ले सकते हैं, जो एक सैनिक वर्ग है उसे आपने अलग डिवाइड कर लिया, और जो असैनिक है जो मतलब कि श्रमिक है उन्हें एक टाइप में डिवाइड कर दिया। इस्लाम का विस्तार, पश्चिमी विश्व इतिहास का सबसे बड़ा राजनीतिक क्रांति क्या था, इस्लाम का जो विस्तार था वो प्राचीन विश्व का जो था सबसे बड़ी एक राजनीतिक क्रांति थी। रोमन साम्राज्य में सैनिक प्रशासन की विशेषता, रोम साम्राज्य इतना प्रसिद्ध था, इतने लंबे टाइम तक कुछ चला है, तो उसका जो सैनिक था, अगर आज के टाइम पे भी देखो तो किसी भी चीज़ के ज़्यादा टाइम तक चलने के पीछे क्या है, उसके एक सेफ्टी प्रिकॉशंस का बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर मैं आपको एक छोटा सा लाइफ टाइम एग्जाम्पल देती हूँ। अगर किसी व्यक्ति मतलब जो पूरी तरीके से फिट है, तो उसका उस फिट रहने का क्या ही मेन रीज़न हो सकता है, उसकी सेफ्टी प्रिकॉशंस, कि वो टाइम से खा रहा है, टाइम से उठ रहा है, टाइम से सारी एक्सरसाइज कर रहा है। तो वही सेम चीज़ें क्या है, अगर कोई भी साम्राज्य एक अच्छी स्थिति में है, एक मजबूत है, तो उसके पीछे सबसे मेन जो रीज़न होता है उसकी वो सैनिक व्यवस्था होती है, ठीक है। सैनिक व्यवस्था और अर्थशास्त्र, ये दो आपको मेन मतलब जो है ये एक पिलर होते हैं किसी भी साम्राज्य को स्ट्रॉन्ग करने के, ठीक है। तो अब हम देखते हैं विशेषता क्या थी। रोम सेना राजनीति की महत्वपूर्ण संस्था थी। जो रोम की सेना थी वो राजनीति की एक महत्वपूर्ण क्या थी, एक संस्था थी। संस्था आप बोल सकते हैं जो हर किसी का सल्यूशन करे या हर चीज़ को एक अलग अच्छे से देखे। व्यावसायिक सेना थी। सेवा करने की अवधि निश्चित होना, मतलब एक सेवा करने की आपकी एक अवधि निश्चित होती थी।
जैसे आज के टाइम में भी है कि आप इतने से अगर ज्वाइन हो रहे हो तो एनी हाउ आपको 60 तक वर्क करना पड़ेगा। इसी तरीके से सबसे बड़ा एकल निकाय था ये, ठीक है। शासक सम्राटों का भाग्य निर्धारित करने की शक्ति, शासक सम्राट का भाग्य निर्धारित करते थे, ठीक, करने की शक्ति थी इनके पास। क्योंकि अगर कोई भी सेना अपने राजा के प्रति वफादार नहीं होगी तो क्या है, वो उसके राजा के लिए ही एक मतलब एक लाभकारी बात नहीं होगी, अलाभकारी बात होगी, ठीक है। तो दास प्रजनन, अब रोम साम्राज्य में हमने अपना ऊपर पढ़ा कि वो जो दास थे उनको हिसाब किताब से रखा जाता था, व्यवहार से नहीं। तो मतलब इससे ये क्लियर होता है कि वहाँ पे दास थे। तो देखते हैं अब क्या है दासों की। गुलामों की संख्या बढ़ने की एक ऐसी प्रथा दासों के अधीन थी। गुलामों की संख्या बढ़ने की एक ऐसी प्रथा, मतलब जब गुलामों की जो संख्या बढ़ गई ना, उसे ही क्या है, दास प्रथा का नाम दिया गया। और अनेक साथ मर्दों को अधिकतर बच्चे पैदा करने के लिए लाइसेंस दिया गया ताकि उनके बच्चे भी आगे चलकर दास बने। क्या था यहाँ की दास प्रथा में, सपोज मान लो अगर कोई राजा है, उसने इतने मतलब उसके पास 5 दास हैं, 5 दास हैं, तो पाँचों के अलग अलग पति हैं और अलग अलग पत्नियां हैं। तो क्या है, उन्हें इस चीज़ के लिए फोर्स करा गया कि वो लोग मतलब कि जनसंख्या को इंक्रीज़ करें, जिससे क्या है, आने वाली जो उनके बच्चे हों वो भी उन्हीं के दास बने। तो इस चीज़ की वहाँ पे एक लाइसेंस प्रोवाइड किया गया कि आपको लोगों को यहाँ की दासों की जनसंख्या बढ़ानी है, ठीक है। दास नागालैंड की समस्या, दास नागालैंड की समस्या क्या थी, रोम में सरकारी निर्माण कार्य पर स्पष्ट रूप से मुक्त जापान का व्यापक प्रयोग किया गया था, क्योंकि दास श्रम का प्रयोग बहुत महंगा था। मतलब दास जो प्रयोग था उसका वो बहुत महंगा था। भाड़े के अवशेषों के विपरीत गुलामी को साल भर तक बनाए रखने के लिए भोजन की व्यवस्था की गई और अनेक अन्य खर्च भी बढ़ाए गए, जिससे इन गुलामों की कीमतों में बढ़ोतरी हुई। मतलब जो गुलाम था उनके खाने पीने का खर्चा और उनकी जो भी ज़रूरत थी उनके लिए भी उन्हें मतलब पेमेंट दी गई, जिससे क्या थी, उनको जो गुलामों की वो थी एक पेमेंट, वो कीमतें बढ़ गई। वेतन भोगी मजदूर प्रविष्टियों को स्पेक्ट्रम ही थी, उन्होंने आसानी से समाप्त कर दी। रोम साम्राज्य में श्रम प्रबंधन की सुविधाएं, दास श्रम महंगा होने के कारण दासों को मुक्त कराया गया। क्या था, अब दास श्रम जो था हमने पूरा पढ़ा ऊपर नागालैंड वाली में, वो महंगा हो गया था, ठीक है। तो इसलिए क्या था, दासों को मुक्त कराया गया। अब इन दासों या मुक्त लोगों को व्यापार प्रबंधन के रूप में नियुक्त किया गया कि अब तुम व्यापार प्रबंधक करो, व्यापार देखो। मालिक दास दासियों या मुक्त किए गए दास दासियों को और से व्यापार के पूंजीपति, यहाँ तक कि पूरा व्यापार सौंप अपने देते थे, ठीक है। अपना पूरा व्यापार उन्हें सौंप देते थे। मुक्त तथा दास दासी दो प्रकार के अवशेषों के लिए सबसे महत्वपूर्ण खोजें थी। निरीक्षण को सरल बनाने के लिए टुकड़ों को कभी कभी छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता था। असंगत के लिए छोटे छोटे ग्रुप बनाए गए, जिनसे यह पता चला कि कौन कौन सा काम कर रहा है और कोई काम चोरी ना करे। अश्वरोही एक वाइट से अश्वरोही या नाइट वर्ग परंपरागत रूप से दूसरे सबसे शक्तिशाली और धनवान समूह था। अगर रोम साम्राज्य में देखें तो ये जो था अश्वरोही, ये सेकंड नंबर पे कौन सा था, सबसे एक बड़ा शक्तिशाली समूह था, ठीक है। मूल रूप से वे एक ऐसे परिवार थे जो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी उन्हें घुड़सेना में भर्ती होने की योग्यता प्रदान करते। उदाहरण के लिए
अश्वरोही या रात्रिय वर्ग, ये इनको रात्रिय वर्ग भी बोला जाता है, ठीक है। इनकी विशेषताएं क्या थी? सैनिटरों की तरह अधिकांश रात्रि मंदिर होते थे, ठीक है। इन सेंटरों के विपरीत उनमें से कई लोग खिलाड़ियों के मालिक, व्यापार और साहूकार भी होते थे। जनता का सामान्य वर्ग माना जाता था, जैसे संबंध, ठीक है। ये आपका चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। आई होप आपको मैंने अभी तक जो भी इस चैप्टर में समझाया, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में, ये आपको पूरा क्या है, चैप्टर क्लियर होगा। तो अगली वीडियो आपको कल अपलोड हो जाएगी नेक्स्ट चैप्टर की, और मैं इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन आंसर, मैं आपको वो भी इस वीडियो के नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूँगी। तो प्लीज़ गाइस लाइक शेयर माय सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।